मॉर्निंग टू ऑल। हम डिस्कस कर रहे हैं सेल बायोलॉजी के टॉपिक सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। अपने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर के बारे में, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस की जो खोज है वो आर्किड सेल्स से रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने की थी। एक सिंपल सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लियस की खोज किस साइंटिस्ट के द्वारा की गई, तो आपको ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। स्ट्रोसबर्गर ने यह बताया कि नए केंद्रक की जो उत्पत्ति है वो पूर्व उपस्थित न्यूक्लियस से होती है, यानी कि पूर्व उपस्थित केंद्रक से नए केंद्रक बनता है। हेमरलिंग नामक साइंटिस्ट ने एसिटाबुलेरिया नामक एल्गी पर प्रयोग करके यह बताया कि केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। मीन्स कोशिका के सारे कार्यों का नियंत्रण, सारे कार्यों पर जो नियंत्रण करता है, सारे कार्यों का जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? केंद्रक करता है। और ये किसने बताया? हेमरलिंग नामक साइंटिस्ट ने बताया। प्रोकैरियोटिक सेल्स में आद्य केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है स्टूडेंट्स? आद्य केंद्रक पाया जाता है, और जिसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड। आधे केंद्रक का मतलब होता है केंद्रक पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, और यूकैरियोटिक सेल में स्पष्ट केंद्रक उपस्थित होता है। लेकिन मेमल्स की आरबीसी और फ्लोएम की जो सीव ट्यूब है, फ्लोएम की जो चालनी नलिकाएं हैं, उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है, मेमल्स यानी कि स्तनधारियों की आरबीसी और फ्लोएम की जो सीव ट्यूब्स है उसमें न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। और इसके अपवाद हैं ऊंट और लामा, दोनों ही क्या है? मैमल्स हैं, लेकिन फिर भी इनमें क्या होता है? न्यूक्लियस उपस्थित होता है। ऊंट और लामा में क्या होता है? न्यूक्लियस उपस्थित होता है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के साइज की। न्यूक्लियस के साइज की हम बात करें तो न्यूक्लियस का साइज होता है 5 माइक्रोन टू 30 माइक्रोन होता है। और शेप की बात करें तो न्यूक्लियस राउंड, ओवल या इलोंगेटेड हो सकता है। और ल्यूकोसाइट में, ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है, ल्यूकोसाइट मीन्स डब्ल्यूबीसी में जो न्यूक्लियस की जो शेप होती है वो निश्चित नहीं होती है। मीन्स इसकी शेप जो होती है वो इरेगुलर होती है। किसमें? डब्ल्यूबीसी में, यानी कि ल्यूकोसाइट्स में न्यूक्लियस की जो शेप होती है वो निश्चित नहीं होगी, इरेगुलर शेप होगी। अब न्यूक्लियस के नंबर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है मोनोन्यूक्लिएट कंडीशन। ये एक जनरल कंडीशन है, यानी कि मोनो मीन्स एक, यानी कि एक सेल में एक न्यूक्लियस उपस्थित होता है। सेकंड है बाई न्यूक्लिएट कंडीशन, मीन्स एक सेल में कितने न्यूक्लियस उपस्थित होंगे? 2 न्यूक्लियस उपस्थित होंगे। कितने होंगे? 2 न्यूक्लियस उपस्थित होंगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल है पैरामीशियम। पैरामीशियम स्टूडेंट्स एक लघु केंद्रक और एक वृहत केंद्रक, 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। थर्ड है पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन, बहु केंद्र की अवस्था, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पॉली मीन्स अनेक, यानी कि एक सेल के अंदर अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। और ये 2 टाइप की होती है, सिंसाइटियम और सिनोसाइट कंडीशन। कौन कौन सी? सिंसाइटियम और सिनोसाइट कंडीशन। जो सिंसाइटियम कंडीशन है वो सेल्स के फ्यूजन से बनती है। जब बहुत सारी सेल्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं उस टाइम में क्या बनती है? सिंसाइटियम कंडीशन बनती है। और उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे केंद्रक होते हैं, यानी कि ये कौन सी कंडीशन बना लेगी? बहुकेंद्रक की अवस्था बना लेगी। सेकंड जो कंडीशन होती है सिनोसाइट होती है, मुक्त केंद्र के विभाजन से ये अवस्था बनती है। कौन से विभाजन से? मुक्त केंद्र के विभाजन से सिनोसाइट अवस्था बनती है। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है, सिंसाइटियम और सिनोसाइट में। सिंसाइटियम जो कंडीशन है वो सेल के फ्यूजन से बनती है, और सिनोसाइट जो कंडीशन है वो मुक्त केंद्र के विभाजन से बनती है। दोनों ही क्या होती हैं? बहुकेंद्र की अवस्थाएं होती हैं। इसके बाद हम बात करें इसके रासायनिक संगठन की। अगर हम बात करें इसके रासायनिक संगठन की, न्यूक्लियस के केमिकल कंपोजिशन की, तो न्यूक्लियस में प्रोटीन पाया जाता है। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन दोनों ही टाइप के प्रोटीन इसमें होते हैं। फॉस्फोलिपिड होते हैं, और डीएनए और आरएनए भी इसमें पाया जाता है। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस की संरचना की बात करें तो न्यूक्लियस के 4 भाग होते हैं। फर्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। सेकंड है न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य। थर्ड है न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका, और फोर्थ है क्रोमेटिन जाल। मैं फिर से रिपीट करती हूँ स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका, और क्रोमेटिन जाल।
फर्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कैरियोथिका भी कहा जाता है या न्यूक्लियर इन्वेलप भी बोला जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन है, बाहर की तरफ जो है वो आउटर और भीतर की तरफ है वो इनर है। स्टूडेंट्स डायग्राम में आप देख सकते हैं, बाहर की तरफ जो है मेम्ब्रेन, बाहर वाली मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन और भीतरी जो है वो इनर मेम्ब्रेन है। बाहर की जो मेम्ब्रेन है, आउटर जो मेम्ब्रेन है वो ईआर के साथ कंटिन्यूस होती है, ईआर के साथ स्थित होती है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो बाहरी मेम्ब्रेन है और ये ईआर है, ईआर के साथ ये स्थित है। ये वाली बाहरी मेम्ब्रेन और ये ईआर है और ईआर के साथ क्या है, ये स्थित है। और इस पर बाहर की तरफ जो मैंने बाहरी मेम्ब्रेन पर रेड रेड डॉट दिखाए हैं वो क्या है, राइबोसोम है। क्या स्टूडेंट्स, ये रेड रेड डॉट है वो राइबोसोम है। बाहरी मेम्ब्रेन पर क्या उपस्थित होंगे, राइबोसोम उपस्थित होंगे। बाहरी और भीतरी मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसे कहा जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये बाहरी और भीतरी मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस पाया जा रहा है उसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। केंद्रक झिल्ली में स्थान स्थान पर अनेक छिद्र पाए जाते हैं जिसे न्यूक्लियर पोर भी कहते हैं। स्टूडेंट्स ये देखिए, ये मेम्ब्रेन है, यहाँ ये मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जगह जगह पर, यहाँ जगह जगह पर क्या पाए जा रहे हैं, पोर पाए जा रहे हैं जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इन पोर्स पर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रोटीन से बने हुए प्लग उपस्थित होते हैं। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म प्रोटीन से बने हुए प्लग उपस्थित होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, एनुलस कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एनुलस या ब्लब कहते हैं। ये न्यूक्लियर पोर हैं। इस पोर पर न्यूक्लियोप्लाज्म नामक प्रोटीन से बने हुए प्लग उपस्थित होते हैं और इसे ही एनुलस या बल्ब कहते हैं। न्यूक्लियर पोर और एनुलस मिलकर रंध्र कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे पोर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, रंध्र सम्मिश्र कहते हैं। ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मुक्त न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज पर रोक लगाते हैं। मुक्त न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज पर रोक लगाते हैं मीन्स क्या होता है इसका, यानी कि केंद्रक द्रव्य, भीतर की तरफ ये केंद्रक द्रव्य है, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य, ये जो बाहर की तरफ कोशिका द्रव्य है, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के आवागमन पर क्या लगाते हैं, ये जैक लगा देते हैं। कौन लगाते हैं, एनुलस। सभी पदार्थों के आवागमन पर क्या लगा देते हैं, जैक लगा देते हैं। आवश्यक पदार्थ ही आवागमन होता है, आवश्यक पदार्थों का इसमें आवागमन हो पाता है। भीतरी झिल्ली जो होती है उस पर क्या होता है, उसके नीचे लेमिन प्रोटीन का एक जाल पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियर लेमिना कहते हैं। और जो न्यूक्लियर लेमिना का जो कार्य है, न्यूक्लियर लेमिना का कार्य होता है कि गुणसूत्रों पर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो गुणसूत्र होते हैं उनको केंद्रक झिल्ली से चिपकाए रखती है न्यूक्लियर लेमिना। और जो केंद्रक झिल्ली होती है उसकी वृद्धि में भी क्या करती है, मदद करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव्य की। अभी हमने बात की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, आउटर और इनर मेम्ब्रेन की। उन दोनों के बीच में स्पेस पाया जाता है जिसे क्या, उन दोनों के बीच में स्पेस पाया जाता है जिसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। और अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की, केंद्रक द्रव्य की। यहाँ जो पाया जाएगा उसको केंद्रक द्रव्य कहेंगे। केंद्रक द्रव्य की विशेषता देखिए, ये कणिकीय होता है और ये पारदर्शी होता है और इसमें प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन कौन से, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन दोनों ही प्रोटीन उपस्थित होते हैं। इसके अलावा केंद्रक द्रव्य में मिनरल्स यानी कि खनिज लवण पाए जाते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन भी पाए जाते हैं, आरएनए डीएनए पॉलीमरेज दोनों ही एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स भी पाए जाते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में। न्यूक्लियोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियस के दो और पार्ट जो क्रोमेटिन थ्रेड और न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका है, वो भी, ये दोनों के दोनों पार्ट जो हैं वो भी न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं केंद्रिका की, न्यूक्लियोलस की। जो केंद्रिका होती है वो मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है, इस पर किसी भी प्रकार की कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है, इस पर किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाई जाएगी। और इसकी पोजीशन की अगर हम बात करें तो ये गुणसूत्र के केंद्रिका संगठन क्षेत्र पर उपस्थित होती है। मीन्स गुणसूत्र पर जहाँ केंद्रिका उपस्थित होती है
गुणसूत्र के साथ उसे केंद्रिका संगठन क्षेत्र कहा जाता है। और मानव में 13, 14, 15, 21 और 22 नंबर गुणसूत्र पर केंद्रिका संगठन क्षेत्र पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। संख्या की अगर हम बात करें तो एक केंद्रक में एक न्यूक्लियस उपस्थित होती है, न्यूक्लियोलस उपस्थित होती है, केंद्रिका उपस्थित होती है। लेकिन अपवाद, इसके अपवाद हम देखते हैं। एम्फीबियंस जो होते हैं, एम्फीबिया की oocyte में 2000 केंद्रिका उपस्थित होती हैं। एक न्यूक्लियस में कितनी केंद्रिका उपस्थित होंगी? 2000। किसमें? एम्फीबियन की oocytes में। और अनियन की हम बात करें, प्याज में एक केंद्रक में 4 केंद्रिकाएं उपस्थित होती हैं। केंद्रिका का संगठन, केंद्रिका का संगठन मीन्स केंद्रिका में क्या होता है? प्रोटीन, डीएनए और आरएनए से मिलके केंद्रिका बनी होती है। अगर हम इसके कार्य की बात करें तो राइबोसिंथेसिस इसका कार्य है। आरएनए का संश्लेषण करती है। आपको पता ही है कि राइबोसोम किससे मिलके बने होते हैं? आरएनए से मिलके बने होते हैं। अब हम बात करते हैं राइबोसोम की अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी परासंरचना के बारे में। तो जो केंद्रिका है वो 3 भागों से मिलकर बनी होती है। केंद्रिका की परासंरचना की या केंद्रिका के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की हम बात करें तो केंद्रिका जो होती है वो 3 भागों से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट है तंतुमय भाग, कणिकामय भाग और थर्ड है पार्स एमोर्फा भाग। तो तंतुमय भाग है वो आरएनपी यानी कि राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के तंतुओं से मिलकर बना होता है। और कणिकामय जो भाग होता है वो आरएनपी के कणों से मिलकर बना होता है। तंतुमय भाग तंतुओं से होगा और कणिकामय भाग आरएनपी के कणों से होगा। थर्ड जो भाग है पार्स एमोर्फा, वो मैट्रिक्स से मिलके बना होता है। और इसी मैट्रिक्स में केंद्रिका के ऊपर वाले जो दोनों भाग मैंने अभी बताए, तंतुमय भाग और कणिकामय भाग, इसी मैट्रिक्स में उपस्थित होंगे। अब फोर्थ नंबर हम बात करें क्रोमेटिन जाल की। न्यूक्लियस के फोर्थ पार्ट क्रोमेटिन जाल की बात करें तो क्रोमेटिन जो जाल होता है वो क्रोमेटिन धागों से मिलके बना होता है। और क्रोमेटिन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने दिया था। और क्रोमेटिन धागों को क्षारीय विरंजकों से हम स्टेन कर सकते हैं। किन से कर सकते हैं? क्षारीय विरंजकों से हम स्टेन कर सकते हैं। क्रोमेटिन जाल सेल डिवीजन के टाइम में क्या होते हैं? गुणसूत्र की फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि सेल डिवीजन के टाइम में क्या होगा? क्रोमेटिन जाल आपस में संघनित हो जाएंगे और जिससे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्रोमेटिन जाल डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं स्टूडेंट्स? डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है क्रोमेटिन जाल में। क्रोमेटिन जाल 2 प्रकार के होते हैं, यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन की अगर हम बात करें, यूक्रोमेटिन जो एरिया है वो हल्का अभिरंजित भाग है और ये केंद्रक भाग में उपस्थित होता है। आनुवंशिक रूप से क्या होता है? सक्रिय होता है। आनुवंशिक रूप से सक्रिय होता है यूक्रोमेटिन जो होता है और अनुलेखन में भाग लेता है। सेकंड हम बात करते हैं हेटेरोक्रोमेटिन की। हेटेरोक्रोमेटिन जो है वो गहरा अभिरंजित होता है और परिधि पर उपस्थित होगा और आनुवंशिक रूप से ये सक्रिय होता है हेटेरोक्रोमेटिन। ध्यान में रखना स्टूडेंट, हेटेरोक्रोमेटिन आनुवंशिक रूप से निष्क्रिय होता है, जबकि यूक्रोमेटिन जो भाग होता है वो आनुवंशिक रूप से सक्रिय होगा। हेटेरोक्रोमेटिन अनुलेखन में भाग नहीं लेता है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की, न्यूक्लियस के फंक्शंस की। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि न्यूक्लियस जो होता है सेल का कंट्रोल सेंटर होता है, यानी कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। कोशिका की सभी एक्टिविटी पर कंट्रोल कौन करता है? केंद्रक करता है। तो इसका मेन फंक्शन ही है ये कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल है। कोशिका की सभी गतिविधियों पर, सभी कार्यों पर कंट्रोल कौन करेगा? न्यूक्लियस करेगा। सेकंड है आनुवंशिक सूचना का संग्रहण भी करता है और स्थानांतरण भी करेगा। थर्ड है केंद्रक विभाजन और कोशिकीय विभाजन की फर्स्ट स्टेप है। जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें 2 स्टेप आते हैं, केंद्रक विभाजन और कोशिका विभाजन। तो सबसे पहले क्या होता है? केंद्रक विभाजन। तो केंद्रक विभाजन जो होता है कोशिका विभाजन की फर्स्ट स्टेप है। तो आज हमने स्टूडेंट डिस्कस किया न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस की बेसिक डिटेल और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया, इसके चारों भागों के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू स्टूडेंट्स, मेरे चैनल्स पर बनी रहिए।